नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे हम। डेट क्या आज की 24 जून 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। क्या है भाई हमारा पहला आर्टिकल, जरा देख लो एक बार। पहला आर्टिकल है ना, आज थोड़े नोट्स अलग से बने हुए हैं ना, थोड़े ढंग के नोट्स बनाने की कोशिश की, हालांकि ढंग के नोट्स बनते तो नहीं है, फिर भी कोशिश तो मैंने की, एक बार आप देख लो। तो पहला आर्टिकल हमारा भारत का रक्षा परिवर्तन, बहुत अच्छा आर्टिकल है। भारत का रक्षा परिवर्तन बहुत अच्छा आर्टिकल है भाई। अच्छा क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहला बात क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आर्टिकल हमारे प्री में ज़्यादा काम का नहीं है, ये आर्टिकल हमारे मेंस के लिए ज़्यादा काम का है। यूपीएससी में मेंस में इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हो। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है और इस आर्टिकल को आप मेंस में यूज भी कर सकते हो। क्या है टॉपिक? टॉपिक है भारत का रक्षा परिवर्तन। मतलब क्या है सर? रक्षा परिवर्तन का मतलब क्या है सर? सिंपल सी मतलब है, ये आर्टिकल है ना हमारा जीएस पेपर 3 में काम आ सकता है। जो हमारा जीएस पेपर 3 में हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं, वहाँ पे काम आ सकता है। साइंस एंड टेक के साथ साथ में हम डिफेंस की बात करते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक है वो काम आ सकता है आपका। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं कैसे यूज हो सकता है हमारे मेंस में। एक बार बात करते हैं। सबसे पहले देखो न्यूज़ में क्यों है, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि रक्षा उत्पादन 1,07 लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। क्या है न्यूज़? न्यूज़ ये है कि हमारा जो रक्षा उत्पादन यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब होता है हम रक्षा के सेक्टर में, जो डिफेंस का सेक्टर होता है, डिफेंस के सेक्टर का मतलब है कि रक्षा के सेक्टर में हम क्या क्या उत्पादन करते हैं। यानी कि कोई हथियार बनवाते हैं, जैसे कि हमने ब्रह्मोस बनाई है, जैसे हमने अग्नि मिसाइल बनाई है, ये क्या है? ये हमारे डिफेंस प्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें हमें है ना वो बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि बढ़कर कितना हो गया है 1.78 लाख करोड़, यानी कि अब रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। अब ये फायदे की बात है, ये चीज़ें है ना, ये आप मेंस में यूज करोगे। कैसे यूज करोगे मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ ये मेंस में काम आ सकता है, आपको ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। अभी जरा देखते रहो। ये तो केवल न्यूज़ थी कि हमारा रक्षा प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है, ये न्यूज़ थी। आगे मैं इसकी और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है सर। दूसरा क्या है प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी है वो 24% है। अब देखो न्यूज़पेपर में आप देखोगे ना, आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेगी, ये चीज़ ऐसे हुई है, ये चीज़ ऐसे हुई है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो हमारे काम के पॉइंट है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं मेंस के लिए, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है निजी सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कितनी है, वो 24% है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कितनी है? 24% भागीदारी है वो प्राइवेट सेक्टर की। पहली लगभग 4200 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है सर। दूसरा 65% रक्षा उपकरण अब भारत में ही बन रहे हैं, यानी कि आयात पर निर्भरता है वो क्या हुई है? कम हुई है, कम हुई। आगे बताऊंगा मेंस में कैसे हमें। तीसरा रक्षा निर्यात, जो कि 2013-14 में हम डिफेंस के सेक्टर में एक्सपोर्ट कितने करते थे? एक्सपोर्ट हम 686 करोड़ का करते थे, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा कम था, जो कि अब बढ़कर कितने हो चुका है 3800 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है, यानी कि 55 टाइम 55 गुना हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ चुका है। 80+ देशों में भारत है वो क्या भेज रहा है? अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट है, रक्षा के लिए जो चीज़ें हैं वो बाहर विदेशों में भेज रहा है। ये सारी चीज़ें मेंस के लिए काम की। और क्या है स्वदेशी तकनीक का उदाहरण, कौन कौन सी चीज़ें हम डेवलप की है, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने देश में डेवलप की। जैसे कि तेजस हमने बनाया है, तेजस MK1 ये हमने देश में बनाया है। ये एक फाइटर विमान है, हमने देश में ही इसका प्रोडक्शन किया है। आकाश को हमने देश में बनाया है, रुद्रम को देश में बनाया है, मिशन शक्ति को हमने देश में बनाया है, ये हमारे देश का ही प्रोडक्शन है। फिर क्या है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि कम वजन का जो हेलीकॉप्टर होता है, प्रचंड जिसका नाम है, ये भी हमने देश में ही बनाया है, अच्छी चीज़ है ये भी। INS विक्रांत ये एक जहाज है जो भी हमने देश में बनाया है। INS अरिघाट और INS वगसीर ये भी पनडुब्बियां है, भारत में ही बनाई गई है। और आगे बात करें इसके पीछे कौन कौन से सुधार हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी भारत सरकार ने की है जिसकी वजह से ये हमें सुधार देखने को मिल रहा है।
तो क्या क्या है, हमने रक्षा बजट, जो हमारा बजट था ना, वो बजट हमने बढ़ा दिया है। पहले कितना था, 2 लाख करोड़ था, जो कि बढ़ाकर हमने क्या कितना किया, 7 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि हमने रक्षा बजट है वो बढ़ाया है। डीएपी, डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम हमारा होता है, और ये जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अभी हमने आसान की, पहले क्या होता था, हमें बाहर से जो चीज़ें खरीदनी होती, रक्षा की जो चीज़ें खरीदनी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारी हर्डल थी। अब हमने आसान कर दिया, आप अगर रक्षा की कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप आसानी से खरीद सकते हो। एफडीआई को क्या कर दिया, एफडीआई के नियम है वो हमने आसान कर दिए हैं, एफडीआई के रूल थे आसान कर दिए हैं। और क्या किया हमने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये एक बोर्ड है जो बनाया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया है। ये क्या है भाई साहब, एक प्रकार का पीएसयू है, उसमें बदल दिया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। आईडेक्स स्कीम लेके आए हैं जो कि स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देता है। अब ये पूरे आर्टिकल को एक एक करके समझते हैं। देखो भाई साहब, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ये आर्टिकल को, अगर आपको सिंपल भाषा में समझना होता है, हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, एक हमारा प्रीलिम का पेपर होता है, एक हमारे मेंस का पेपर होता है। ये आर्टिकल खास करके मेंस में काम का है। पहले आपको मैं प्रीलिम के लिए बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ चीज़ें प्रीलिम के लिए, कौन कौन सी चीज़ें है वो प्रीलिम के लिए काम की है। ये सारी चीज़ें है ना, ये प्रीलिम के लिए काम की है। यहाँ से प्रीलिम अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तेजस MK-M1, ये आपको अलग से पढ़नी चाहिए। अगर समझदार होते तो आप गूगल जाके चेक करते, गूगल जाके करते और तेजस MK-M1 के बारे में पढ़ते कि तेजस एक, हालांकि बाद में न्यूज़ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। आकाश क्या है, इसको भी पढ़ना चाहिए। रुद्रम क्या है, मिशन शक्ति क्या है, ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, INS विक्रांत के बारे में, INS अरिघाट के बारे में, प्रीलिम के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी प्रीलिम के लिए काम की है। यहाँ पे देखो, ये हमने बात की है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पढ़ना चाहिए, आईडेक्स स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे यूपीएससी प्रीलिम में काम की, यानी कि प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हालांकि इस आर्टिकल में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। जब भी ये न्यूज़ में हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ ये प्रीलिम के लिए काम की थी। अब मेंस के लिए क्या काम की चीज़ें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेंस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई साहब रिसेंट टाइम में अलग अलग देखो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकता है, हाल ही में भारत सरकार ने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या चैलेंजेस है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्या हमें डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर डिफेंस सेक्टर में भारत का आयात है वो लगातार कम हो रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। डिफेंस सेक्टर के आयात को कम करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आयात को लेकर, निर्यात को लेकर, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड यूपीएससी अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये आर्टिकल की जो डेटा है ना, वहाँ सारी डेटा वो काम आ सकता है। देखो, इसकी न्यूज़ भी अपने आप में काम की है। न्यूज़ क्या है, हमारा जो रक्षा उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, हमारे रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर तक वृद्धि हुई है। पहली न्यूज़ ही काम की है। अब जब भी मेंस में लिख रहे हो डिफेंस सेक्टर के बारे में कि हमारे डिफेंस सेक्टर की क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या सुधार करने चाहिए, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि वर्तमान में हमारा जो डिफेंस सेक्टर है यानी रक्षा उत्पादन है, उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है जो कि एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। पहली न्यूज़ हमारे लिए काम की है। फिर हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें देख के हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई साहब हमारी जो चीज़ें है वो सुधार हुआ है। तो यहाँ पे जो डेटा है ये बहुत अच्छा काम का डेटा है जो कि आपको लिख लेना चाहिए। डेटा क्या दे रखा है, डेटा ये दे रखा है यहाँ पे कि रक्षा क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा रक्षा का सेक्टर है, यानी कि डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें क्या हुआ है, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। आपको अगर यूपीएससी पूछे, मैं ऐसे सॉल्यूशन कुछ लिखना हो, वे फॉरवर्ड में कुछ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझा देता हूँ। आपको मेंस में कुछ लिखना है किसी सुधार के बारे में, खास करके आप इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, डिफेंस सेक्टर का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको वे फॉरवर्ड में कुछ लिखना है। जैसे इसरो में भाई हमें साइंस स्पेस के फील्ड में भारत पीछे है तो भारत को क्या काम करना चाहिए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो निजी सेक्टर होता है, निजी मतलब जहाँ सरकार इन्वॉल्व नहीं है, उस सेक्टर को निजी सेक्टर कहा जाता है, तो उसकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। तो सेम यहाँ पे डिफेंस में भी निजी सेक्टर की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। निजी सेक्टर क्यों भाई सरकार कितना खर्चा करेगी, सरकार की एक लिमिट है, सरकार ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो भागीदारी बढ़ेगी तो देश के लिए और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। यूएसए वगैरह में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप लिख सकते हो निजी सेक्टर की भागीदारी यहाँ पे बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पहले बिल्कुल कम थी, अब बढ़ करके 24% हो चुकी, जो कि बहुत अच्छा, मतलब अच्छा आंकड़ा कह सकते हो, बहुत अच्छी शुरुआत कह सकते हो। दूसरा क्या भाई साहब, 65%
हम उपकरण है वो घर में ही बना रहे हैं। यानी कि पहले क्या करते थे, हम बाहर से मंगवाते थे, रसिया से मंगवाते थे, यूएस से मंगवाते थे, इजराइल से मंगवाते थे, फ्रांस से मंगवाते थे। अब हमने वो इक्विपमेंट है वो घर में ही बनाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि 65% है अब वो उपकरण हम घर में ही मंगवा रहे हैं। हमारा इससे क्या होगा, हमें आयात कम करना पड़ेगा। आयात कम होने के बहुत सारे फायदे हैं, आप इकोनॉमी में पढ़ते हो। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो जाएगा, हमें विदेशों पर निर्भर कम रहना पड़ेगा, हमारा रुपया हो, हमारा डॉलर है वो बाहर कम जाएगा। यानी कि आयात कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसके फायदे, रोजगार भी बढ़ता, बहुत सारी चीजें होती है, तो आयात कम हो गया है। निर्यात बढ़ा है, हमें हमेशा निर्यात बढ़ाना चाहिए। इकोनॉमी में बात की जाती है कि निर्यात बढ़ाओ, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। तो यहाँ पे देखो, पहले जब बात करता हूँ 2013-14 की, तो हमारा डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट था बहुत कम था। कितना था, 600 करोड़ का था, जो कि बढ़कर कितना हो चुका है, 3800 करोड़ का। यानी कि 55 गुना बढ़ा है, 55% है वो हमारा डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात कह सकते हो, बहुत अच्छी बात कह सकते हो आप। और 80 देशों में हमें वो चीज़ें भेज रहे हैं, डिफेंस सेक्टर के जो उपकरण है वो 80 देशों में भेज रहे हैं। इसके फायदे क्या है भाई साहब, इसके फायदे ये है कि पहला, हमारे पास में पैसे आ रहे हैं, दूसरा रोजगार मिल रहा है, तीसरा हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, और चौथा फायदा, जिस देश में हम हथियार भेज रहे हैं उस देश के साथ में हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। अब फ्रांस हमें कोई हथियार देगा तो फ्रांस के प्रति हम क्या रहेंगे, भाई ठीक है यार, फ्रांस हमारी मदद करता है, हथियार देता है, इजराइल हमारी मदद करता है, हथियार देता है। तो अगर हम छोटे मोटे देशों को ये हथियार बेचेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए थोड़ी अच्छी टर्म बनाए, भाई हम भारत हमारे लिए अच्छा है, इस वजह से हमें यूएई को अभी हथियार दे रहे हैं, ब्रह्मोस यूएई खरीदने की बात कर रहा है, तो थोड़ी मित्रता अच्छी हो जाती है। ठीक है सर, 80+ देशों को ये बेच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात कही जाएगी। ठीक है सर, हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं अभी भारत में, ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। भारत है वो डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें बना रहा है, तेजस बना रहा है, आकाश है, रुद्रम है, मिशन शक्ति है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना रहा है, INS विक्रांत बनाई हमने, IS अरिहंत बनाई हमने ब्रह्मोस बनाई है, अग्नि बनाई है, कई सारी मिसाइलें वो भारत ने खुद ने बनाई। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काम के हैं। ठीक है सर, ये सारी चीजें लिख सकते हो। क्या किस वजह से हमारा ये चीजें बढ़ रही, भाई भारत सरकार ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये हमें इतना सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार ने क्या किया है, सबसे पहले रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। हमारा जो डिफेंस का बजट था उससे बढ़ा दिया, डिफेंस का बजट बढ़ा, उस वजह से ये फायदे देखने को मिल रही है। और क्या है, पॉलिसी में सुधार है। पहले हमें आयात करना बहुत मुश्किल था, निर्यात करना बहुत मुश्किल था। ये जो पॉलिसी थी, नीतियां बहुत कठिन हुआ करती थी, सरकार ने उन नीतियों को आसान कर दिया है। FDI को अलाउ कर दिया। भाई FDI क्या होता है, बाहर से कोई पैसे, जैसे ट्रंप है वो भारत में पैसे भेजना चाहता है, अब पैसे ट्रंप भेजेगा भारत में, लंबे समय के लिए भेजेगा। पहले कई सारी समस्या थी कि अगर बाहर से कोई कंपनी आएगी तो हमारे देश पे राज कर देगी, क्योंकि हम ऑलरेडी गुलाम रह चुके हैं, हम ऑलरेडी औपनिवेशिक रह चुके हैं। तो हमारे मन में था कि हम फिर से औपनिवेशिक न बन जाए, हमें फिर से कोई हमारे पे कंट्रोल न कर ले, इसलिए पहले हम अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने FDI को अलाउ कर दिया, तो कई सारे सुधार किए, उस वजह से ये फायदा देखने को मिलता। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसके डेटा है ना, ये डेटा आप मेंस में लिख सकते हो सारे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, तो अलग अलग GS1, GS2, GS3, तो GS3 में जब डिफेंस होगा, डिफेंस के ये डेटा आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे डेटा दे रखा है। ठीक है सर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, कैग की एक रिपोर्ट के बारे में है। कैग क्या होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत की एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है कैग। कैग ने अभी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2024-25 को जारी किया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन प्रीलिम के लिए, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप बोलोगे कैग के द्वारा। पहला ही क्वेश्चन प्रीलिम के लिए, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, आप बताओगे कैग के द्वारा। किसके द्वारा भाई बताओ जरा, कैग के द्वारा। हाँ बिल्कुल, कैग के द्वारा जारी की जाती है। और न्यूज़ में क्यों है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2024-25 को जारी की है, जिसमें 2015-16 से लेकर 2025-26 तक सभी 28 राज्यों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है। भाई साहब क्या न्यूज़ है, न्यूज़ सिंपल सी है। कैग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। कैग आपको पता है कैग क्या है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कोई राज्य है, भारत सरकार है, वो कितने पैसों का खर्चा कर रही है, यानी कि क्या है, मम्मी है, मम्मी क्या करती है, आपके पैसों को ट्रैक करती है, भाई आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे खर्च नहीं किए हैं, उनको ट्रैक करती है। उसी प्रकार के कैग निगरानी रखती, भाई भारत सरकार है, राज्य सरकार है,
मोदी जी है, योगी जी है, ये कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने पैसे खर्च नहीं करते हैं, इन सभी को जो ट्रैक करने का काम किसका है, तो ट्रैक करने का काम है वो कैग का है। ठीक है सर, तो कैग है वो काम करती है। तो कैग ने अभी क्या किया, भारत के जो 28 राज्य है ना, 28 राज्यों की एक रिपोर्ट रिलीज की है। 28 राज्य भारत के, उनकी एक रिपोर्ट बना के दी है कि भाई इन लोगों ने क्या क्या खर्चा किया है, क्या क्या खर्चा नहीं किया है, उसकी एक रिपोर्ट दी। तो पहली बात है, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। तो पहला आपको क्या यहाँ पे सीखने लायक क्या बात है कि ये जो स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, कैग रिलीज करती है। पहली बात हमें प्रीलिम के लिए याद रखनी चाहिए, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट। दूसरा, इससे हमें पता चलता है कि कैग का काम क्या है। कैग का काम है वित्तीय निगरानी रखना है, सरकार की फाइनेंस, सरकार पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रही है उसे निगरानी रखने का काम कैग का। ठीक है सर, दूसरी बात हमारे प्रीलिम के लिए काम की हुई। तीसरी, अब और नेक्स्ट क्या है, राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट है वो कितना हो चुका है, जीडीपी का है वो 23% हो चुका है। यानी कि भाई साहब क्या होती है, राज्य होते, राज्य मतलब स्टेट, जैसे कि यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है, सारे क्या है, राज्य है। ये राज्य क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, अलग अलग जगह से केंद्र सरकार से लोन लेते हैं, विदेशों से लोन लेते हैं, अलग अलग जगह से क्या करते हैं, लोन लेते हैं भाई साहब। ठीक है सर, अब होती है जीडीपी, यहाँ पे क्या है, जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब यहाँ पे स्टेट की जीडीपी की बात हो रही है। जब किसी राज्य की जीडीपी की बात हो रही होती है तो उसे जीएसडीपी कहा जाता है। जैसे भारत सरकार की, भारत की जीडीपी की बात होती है तो हम जीडीपी कहते हैं, और किसी राज्य की जीडीपी की बात होती है तो उसे जीएसडीपी कहा जाता है। ग्रॉस सकल मतलब पूरे राज्य की खर्चा कितना है, पूरा राज्य है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक देश की सीमा में एक साल में कितनी चीजें बनाई जा रही है ना भाई, कितनी चीजें बना रही हैं, कितनी चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, उसे जीडीपी कहा जाता है। और एस का मतलब होता है राज्य, तो राजस्थान में एक साल में कितनी चीजें बनाई जा रही है, गुजरात में एक साल में कितनी चीजें बनाई जा रही है, उसे जीएसडीपी कहा जाता है। तो अभी कैग ने कहा है कि ये आपके जो राज्य है ना, राज्य वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मान लो राज्य का खर्चा कितना है, राज्य की जीडीपी कितनी है, 100 रुपए की है, उसमें से 25 रुपए है तो वो क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। सॉरी, 23 रुपए का क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। यानी कि किसी राज्य की अगर जीडीपी 100 रुपए है तो वो 23 रुपए तो उसके किस में जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं। यानी कि राज्य का लोन बहुत ज़्यादा है, राज्यों का जो स्टेट है उनका लोन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत खराब बात है कि राज्यों का इतना लोन नहीं होना चाहिए था। तो ये पहला इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ये मेंस में लिख भी सकते हो, मेंस में जब भी आपको लिखना हो, राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में लिखना हो, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में लिखना हो, ठीक है, इनके बारे में जब लिखना हो तो आप लिख सकते हो राज्यों की वित्तीय स्थिति सही नहीं है। टोटल जीडीपी का 23% तो इन्होंने पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक ऋण ले रखा है, जो कि एक खराब बात है। 23% तक ले रखा है। एग्जैक्टली आपको डेटा याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, 20% से अधिक इन्होंने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, सार्वजनिक ऋण ले रखा है, जो कि खराब बात है। दूसरा क्या है, 18 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 15वें वित्तीय आयोग थी उनकी 3% से अधिक सीमा रही है। मतलब क्या होता है इसका, एक बार फिर से समझाता हूँ। एक होता है फाइनेंस कमीशन, कमेंट में बताओगे आप लोग, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है सर, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, आप लोग मेरे को कमेंट में इसके बारे में बताओगे। ठीक है सर, तो भाई साहब वित्त आयोग होता है यानी कि फाइनेंस कमीशन होता है, हर 5 साल में एक बार इसे बनाया जाता है। ठीक है, 5 साल होता है उसमें बनाया जाता है, फिर होता है, फिर बनाया जाता है। अभी कौन सा बनाया गया है, अभी 15वां वित्तीय आयोग बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है, 15वां वित्तीय आयोग बनाया गया है। ठीक है सर, अभी जो 15वां वित्तीय आयोग बनाया गया है इसने क्या किया है भाई, वित्तीय आयोग बनाया जाएगा, पहले 14वां था फिर 15वां बना है। अब ये 15वां वित्तीय आयोग क्या कहेगा, ये सिफारिशें देगा। क्या सिफारिशें देगा कि भाई साहब केंद्र सरकार के पास में कितने पैसे, मान लो 100 रुपये हैं, उसमें से राज्य सरकार को कितने पैसे देने हैं, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को, मान लो पापा है, पापा के पास 100 रुपये हैं तो पापा बेटे को कितने रुपए देगा। देखो एक पापा है, मान लो ये पापा है, ये क्या है, पापा है, इस पापा के 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो पापा के पास 100 रुपये हैं तो पापा 50 रुपये अपने पास रखेंगे और 50 रुपये बेटों को दे देंगे। ये डिवाइड कौन कर रहा है, ये वित्त आयोग कर रहा है। वित्त आयोग कहता है कि भाई पापा के पास कितने पैसे रहेंगे और बच्चों के पास कितने पैसे रहेंगे, और बच्चों में भी मान लो पापा ने 50 रुपये रखे हैं, 50 रुपये बेटों को दे दिए। अब 3 बेटे हैं, 3 में से इस ए नाम के बेटे को कितने मिलेंगे, बी नाम के बेटे को कितने मिलेंगे, सी नाम के बेटे को कितने मिलेंगे, है ना, तीनों को अलग अलग मिलेंगे। ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी ये वित्त आयोग कहता है। वित्त आयोग कहता है भाई साहब पापा और बेटे यानी कि देश राज्य यानी कि मोदी जी के पास कितने पैसे रहेंगे और बाकी मुख्यमंत्री योगी जी के पास कितने पैसे जाएंगे, ये डिवाइड कौन कर रहा है,
ये भी आपके वित्त आयोग के द्वारा किया जा रहा है। फिर योगी जी में भी, योगी जी के पास कितने रहेंगे, भजनलाल के पास में कितने रहेंगे, अपने और मान बात करते हैं कोई छत्तीसगढ़ वाले राज्य, उसके पास कितने रहेंगे, असम वाले हेमंत के पास में कितने जाएंगे, ये भी बांटा जाता है। एक तो केंद्र और राज्यों के बीच में, फिर आपसी बाकी जितने राज्य हैं उनके बीच में भी जो पैसे बांटे जाते हैं वो काम किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। तो ये जो 15वां वित्त आयोग बना था, कौन सा 15वां जो वित्त आयोग बना था, इस 15वें वित्त आयोग ने क्या कहा था, इस 15वें वित्त आयोग ने कहा था राज्यों को, मान लो ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, इस राज्य को बोला कि भाई तू इतना, यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल डेफिशिएट यानी वित्तीय घाटा, फिजिकल डेफिशिएट का मतलब होता है वित्तीय घाटा, यानी कि तेरे पास जितना भी पैसा, मान लो इसके पास 100 रुपये आता है, 100 रुपये में से तेरा जो घाटा होता है, घाटा मतलब माइनस, 100 रुपये मेरे पास आए हैं तो मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, मेरा खर्चा होना चाहिए 100 रुपये का, मैंने 100 रुपये कमाए थे और 100 रुपये मेरे पास खर्चा हो गया है, यानी कि प्रॉफिट 0 है, 100 रुपये तो 100 गई। तो वित्त आयोग ने बोला था भाई अगर आपका 100 रुपये, मैं एग्जाम्पल से, हकीकत में ऐसा नहीं होता, मैं अलग होता है, ठीक है, केवल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भाई 100 रुपये आपने कमाए थे, आपका खर्चा भी कितना होना चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए, तभी आपके पास 0 बचेगा। अगर आप 101 रुपये खर्च करोगे तो 1 रुपया उधार लेना पड़ेगा, 102 करोगे तो 2 रुपये उधार लेने पड़ेंगे, 3 करोगे तो 3 रुपये उधार लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा था आपका जो फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी टोटल जीडीपी कितनी है, टोटल जीडीपी 100 रुपये है, तो जो जीडीपी का 3 रुपये यानी कि टोटल जीडीपी है 100 रुपये है, तो इसका 3% यानी कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये यानी कि आपका जो घाटा है, घाटा नुकसान जो घाटा है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो हमने कैग है ना, कैग ने कहा है कि राज्यों का जो घाटा था वो 3% से बढ़ चुका है। इस वित्तीय आयोग ने बोला था कि एक लिमिट लगा दी थी, भाई इन राज्यों का जो घाटा है, फिजिकल डेफिशिएट है, वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 18 ऐसे राज्य हैं जो लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। ये बहुत गलत बात है। मतलब ये जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन अभी सुन लो, कैग है एक संस्था है, एक ऐसी, मान लो एक ऐसा आदमी है, एक आदमी बैठा है, वो क्या करता है, स्टेट यानी कि राज्य, फाइनेंस यानी वित्तीय, और रिपोर्ट यानी रिपोर्ट निकालता है, राज्यों की वित्त की रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। इसने रिपोर्ट निकाल दी है, तो इसने क्या कहा है, इसने पहली बात ये कही है कि भाई साहब ये राज्य होते हैं, राज्यों का जो सार्वजनिक लोन है, यानी कि राज्यों का सार्वजनिक लोन है वो बढ़ चुका है। सार्वजनिक लोन है वो 23% है। जीडीपी अगर 100 है तो उसका 23% तो इन्होंने लोन ले रखा है। पहली बात इसने ये की थी, ठीक है सर। दूसरी बात ये की है कि 18 ऐसे राज्य है जिसका जो फिजिकल डेफिशिएट यानी कि राजकोषीय घाटा है वो 15वें वित्त आयोग ने एक लिमिट लगाई थी, उस लिमिट से भी ज्यादा है। ये भी गलत बात है। तीसरा क्या है, सभी राज्यों का रेवेन्यू डेफिसिट, एक तो आपका होता है फिजिकल डेफिसिट, दूसरा होता है रेवेन्यू डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट उसके भी क्रॉस कर रहे हैं, यानी उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, कुल खर्चा यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और केवल 16% कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है। अब ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आती है, तो आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। राज्यों में करों की हिस्सेदारी यानी कि टैक्स डिवोल्यूशन वो 31% बढ़ रहा है। सब्सिडी मुक्त यानी ऊर्जा कृषि क्षेत्र में सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जा रही है। निष्कर्ष, राज्यों का कर्ज प्रबंधन यानी कि डेट मैनेजमेंट और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये सारी जो चीज़ें की गई है, यहाँ पे जो सारी बातें की गई है, इन सारी बातों का मतलब सिंपल सा एक ही है कि अभी राज्य है ना, राज्यों को अपना जो कर्ज प्रबंधन यानी कि डेट मैनेजमेंट यानी कि बाहर से जो उधार ले रहे हैं उधार, उन पे ध्यान देना चाहिए राज्यों को। ये सारे शब्द आपको इकोनॉमी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि टैक्स को बांटा जाता है ना वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये समझ लो, इस आर्टिकल में यही कहा गया भी राज्यों को ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए, अपने कर्जे लेने पर कर्जा उतना ही लेना चाहिए जितनी आपकी इनकम है। भाई आप अनलिमिटेड अंधा कर्जा मत ले लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है सर। और अपनी वित्तीय डिसिप्लिन से, ऐसा नहीं अंधों में पैसे पैसे करती है तू पैसों पे क्यों, नहीं सर, ऐसे पैसे नहीं करना है, ऐसे पैसे नहीं उड़ाने हैं, तो इन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है सर। आगे प्रीलिम के लिए बात करें, कैग की बात करें तो कैग क्या है, संविधान के आर्टिकल 48 में कैग के प्रावधान, कैग के बारे में वर्णन किया है। ये भारत और राज्य सरकार के खातों को ऑडिट करता है, इनके जो अकाउंट होते हैं उनका हिसाब रखता है। राष्ट्रपति के द्वारा कैग की अपॉइंटमेंट की जाती है।
याद क्या रखना है, फिजिकल डेफिशिएंट है वो याद रखना चाहिए, पब्लिक डेट है हालांकि आपको पढ़ा चुका हूँ। मेंस में ये सारी चीज़ें काम क्या आ सकती है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, स्टेट फाइनेंस क्या है, पब्लिक डेट क्या है, फिजिकल डेफिशिएंट क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम मेंस में काम आ सकती है। ये सारी चीज़ें मेंस में, यानी कि मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिजिकल फेडरलिज्म का क्वेश्चन बन सकता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, फिजिकल मतलब होता है वित्तीय संघवाद का मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा के बारे में बात कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं, इसमें ये डेटा काम आ सकता है आपका। तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। पहला हमारा आर्टिकल मेंस में थोड़ा काम का था, दूसरा भी आर्टिकल मेंस में काम का है। तीसरे आर्टिकल की ओर चलते हैं। तीसरा आर्टिकल क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अब ये डायरेक्ट यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ये डायरेक्ट प्रीलिम में आने की क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है। तो क्या है भाई साहब हमारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, क्या है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। फिर से बोलो मेरे पीछे पीछे, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। फिर से बोलो मेरे पीछे पीछे, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। फिर से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है सर, बात करते हैं भारत ने, क्यों न्यूज़ में है, भारत ने न्यू दिल्ली में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल की 28वीं बैठक की थी। ठीक है सर, न्यूज़ कोई खास की काम की नहीं, यूपीएससी नहीं पूछेगा इसकी बैठक का नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछ सकता है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है। ठीक है, IORA क्या है भाई साहब, IORA क्या है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। हिंद महासागर के क्षेत्र में इंडियन क्या है, इंडियन का मतलब होता है भारत या हिंद, ओशियन का मतलब होता है महासागर, यानी कि हिंद महासागर। इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर। इंडियन ओशियन के क्षेत्र के देशों का अंतर सरकारी संगठन है। फिर से ध्यान से सुनो, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, क्या नाम लिखा है यहाँ पे, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। नाम से क्या होता है, इंडियन का मतलब हिंद, ओशियन मतलब महासागर, यानी कि कुछ भी है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, पहली बात हमें ये समझ में आता है, ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन का मतलब एक संघ है, मतलब एक संघमिति, एक संघ है जिसमें कई सारे देश वेश जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई हिंद महासागर का जो देश है, हिंद महासागर के जो देश है, हिंद महासागर कहाँ पर आपका, एक जरा देखो, ये हमारा भारत का मैप है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है, ये अफ्रीका के मेडागास्कर वगैरह है, ये देश है ना। अब ये जो एरिया है ना, ये हिंद महासागर का है। अब इसमें ये इसे इंडियन ओशियन कहा जाता है। इस पूरे रीजन में जो जो देश आते हैं ना, उसे हिंद महासागर के देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंद महासागर के देश कहा जाता है। तो अभी जो हिंद महासागर के देश है ना, अभी हिंद महासागर के देश है, उनका क्या है, अंतर सरकारी, क्या है, इंटर गवर्नमेंटल। अंतर सरकारी का मतलब क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल मतलब सरकारों के द्वारा, हिंद महासागर के जितने देश है उनकी सरकारों के द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। पहली बात, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, आप बोलोगे हिंद महासागर के देश है उनकी सरकारों का कैसा है ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि उनकी सरकारों का एक संगठन है, उनकी सरकारों का एक संगठन है। ठीक है सर, स्थापना कब हुई थी, 1997, 1997 में हुई थी। एग्जैक्टली याद नहीं रहता, कोई बात नहीं है, बट 2000 से पहले हुई है। 1947, 17, 18, 80 में नहीं हुई थी सर। अगर वो पूछे 1947 में नहीं सर, 1980 में नहीं सर, 1990 में नहीं सर, मतलब 2000 और 90 के बीच में हुई थी। इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 2000 से पहले और 90 ठीक है वहाँ पे हुई थी। 2020 में वैसे नहीं हुई, ऐसे लगे कि ना मोदी जी ने की थी, नहीं सर मोदी जी ने की थी, मोदी जी से पहले हो चुका है। ठीक है सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारत नहीं है, कहाँ पर है, मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। गूगल पे चेक करके मुझे मॉरिशस की मैप में लोकेशन जरूर बताना कि मॉरिशस कहाँ पर है, कौन से देश के पास में मॉरिशस, आप कमेंट में मॉरिशस के बारे में जरूर बताना। प्रेरणा नेल्सन मंडेला की सोच पर आधारित था। नेल्सन मंडेला क्या चाहते थे भाई, हिंद महासागर या फिर ये जो ग्लोबल साउथ के देश है आपस में मिले और काम करे। इसका उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर के जो आपस देश है ना, वो शांति समृद्धि को बढ़ावा दे। उद्देश्य सबके कॉमन होते हैं, शांति समृद्धि सहयोग को बढ़ावा दे, बेसिक, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल सदस्य कितने हैं, 23 मेंबर टोटल है। भारत इसका सदस्य, यस भारत इसका मेंबर है। 12 है वो डायलॉग पार्टनर है, ये कोई नहीं, बट 23 सदस्य प्लस 12 डायलॉग पार्टनर है, ये याद रखना है। ठीक है सर, ज़्यादा सदस्य नहीं, 23 ही पार्टनर है। ठीक है, 6 प्रायोरिटी एरिया, ये ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया रखो, मैरीटाइम यानी कि समंदर की सुरक्षा का ध्यान देना है, व्यापार का ध्यान देना है, मछलियों का ध्यान देना है, डिजास्टर का ध्यान देना है,
टूरिज्म का ध्यान देना है, एकेडमी का ध्यान देना है, मतलब बेसिक है, समंदर बंदर ऐसे, ठीक है, बेसिक आइडिया लिखा हुआ है। देखो और दो क्रॉस कटिंग इश्यू है, एक ब्लू इकोनॉमी का, विमनी का, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। काम की चीजें क्या है फिर से बता देता हूं, प्रीलिम के लिए काम की क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। मीटिंग कब हुई थी, ठीक है, ये काम का नहीं है, ये काम का है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काम की चीज है, 1997 में बनाया गया था, ठीक है सर। मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है, नेल्सन मंडेला की सोच पर आधारित है, ठीक है, 23 देश इसके मेंबर है, बस ठीक है, इतना काम की चीज है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, ओके, कमेंट में जो बताता रहा हूं मेरे को बताते रहना, ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, क्या है सर आर्टिकल, QS लिखो सर, क्या है आर्टिकल हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्या है सर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्या है सर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्या है सर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। न्यूज में क्यों है, IIT दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष भारत का सर्वोच्च संस्थान बना है, जो कि 118वें नंबर पे आया है। किसने निकाला है, QS वर्ल्ड ने निकाला है। QS वर्ल्ड क्या है, QS वर्ल्ड विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज होती है उनकी रैंकिंग करता है। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, QS सिमडम्स होता है उसके द्वारा है, यूके की एक संस्था है QS सिमडम्स, उसके द्वारा जारी किया जाता है। किन चीज़ों को ट्रैक करता है, याद मत रखो, इतनी चीज़ याद नहीं रहेगी आपको, किन किन बातों पर ध्यान, इतनी चीज़ याद नहीं रहेगी। भारत की ओर से टॉप किसने किया है, भारत में जो टॉप किया है वो IIT दिल्ली के द्वारा टॉप किया गया है, 118वें रैंक है। IIT मुंबई, IIT मद्रास इसके द्वारा टॉप किया गया है। प्रीलिम में क्या याद रखना है, प्रीलिम में बस ये याद रखना है, 52 विश्वविद्यालय भारत के शामिल है, ये याद रखना है। फिर से बता देता हूँ, देखो थोड़ी शर्म की बात भी देख लो, हमारी एक यूनिवर्सिटी शामिल, मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी शामिल हुई है ना, वो 118वीं रैंक पे शामिल हुई है। अब आप कह सकते हो नहीं सर ये बायस है, इसमें भारत के ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यूके की एक संस्था के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो वो भारत का नाम क्यों देगा, नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर यूके की कोई संस्था रिलीज़ करती है ना, तो वो चाइना को नंबर नहीं देगी, बट वहाँ पर चाइना की यूनिवर्सिटी है वो रैंक ले रही है, मतलब भारत की यूनिवर्सिटी सच में बेड़ा गर्क कर रही है। तो छुपाओ मत अपनी बातें, सच में बेड़ा गर्क कर रही है, ठीक है सर। ये बात आपको समझना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी की स्थिति सही नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इसमें हमारे प्रीलिम के लिए क्या काम की है, प्रीलिम के लिए मैं आपको काम की यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। सबसे पहले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज की जाती है, QS वर्ल्ड के द्वारा, किसके द्वारा, कहाँ गई, QS सिमडम्स के द्वारा, यूके की एक संस्था QS सिमडम्स, उसके द्वारा रिलीज की जाती है। भारत की IIT दिल्ली जो कि 118वीं रैंक पर है। बस 2-3 बातें याद रखो, ज़्यादा कोई झंझटमारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या क्या चीज़ें करती नहीं सर, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट आती है, सारी चीज़ें नहीं होती याद। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है PM आवास योजना अर्बन 2.0। ये तो प्री मेंस दोनों के लिए काम की है। योजना होती है ना, योजना बहुत काम की होती है, UPSC क्वेश्चन पूछती है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछती है। और जो मोदी सरकार की यानी कि 2014 के बाद की जो योजना है वो तो सब जगह पूछी जाती है। हम बात कर रहे हैं PM आवास योजना के बारे में। PM आवास योजना उसमें भी अर्बन 2.0 वाली है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, PM अर्बन 2.0 उसके बारे में। न्यूज़ में क्यों है, सरकार की जो शहरी गरीब परिवारों के लिए 2 लाख अतिरिक्त घरों की मंजूरी दी है। न्यूज़ काम की नहीं है। बात करते हैं PM अर्बन योजना 2.0 के बारे में, PM आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में। आवास जो योजना है शहरों के लिए 2.0 वाली, उसके बारे में। ये योजना शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए पक्का घर यानी कि अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध करवाने की बात करती है। UPSC क्या करेगी, ये लाइन उठाकर एज इट इज पूछेगी, PM आवास योजना का उद्देश्य क्या है, या PM आवास योजना का मकसद क्या है, या PM आवास योजना क्या है। तो क्या लाइन होगी, एज इट इज। ये भारत में कहाँ पर, शहरों में रहने वाले PM आवास योजना अर्बन का उद्देश्य क्या है, क्या योजना है। तो एज इट इज ये पूछेगी, क्या पूछेगी, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब और मध्यम, ध्यान से सुनना, ये एज इट इज पूछेगी। अगर वहां पे मध्यम वर्ग हटा दिया स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गरीब, यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे चेंज करेगी UPSC, क्या करेगी, ओनली गरीब लोगों के लिए है, ओनली गरीब लोगों के, आप बोलोगे नहीं, ओनली गरीब लोगों के, आप बोलोगे नहीं सर ओनली गरीब नहीं है, गरीब और मध्यम वर्ग। क्या है सर, गरीब और मध्यम वर्ग दोनों चीज होनी चाहिए। तो पक्का घर, आप बोलोगे बिल्डिंग, नहीं सर, कच्चा घर नहीं सर, अफोर्डेबल हाउस की बात हो रही है। अफोर्डेबल, गरीब मध्यम वर्ग अफोर्डेबल हाउस बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे, ये याद रखना है। शुरुआत कब की गई थी, 2015 में की गई थी। इसमें क्या था, 1 करोड़ लोगों को घर देना है, 1 करोड़ लोगों को घर देना है। कौन से मंत्रालय के द्वारा, आवास और अर्बन मंत्रालय है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, घरों के लिए और जो शहरों के लिए जो मंत्रालय है अर्बन अफेयर वाली, उसके द्वारा चलाई जा रही है। किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, जिनके पास में EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को, लोअर इनकम वालों को,
मिडिल इनकम वालों को मिलेगा, जिसके पास पहले से पक्का घर नहीं है उनको मिलेगा। योजना के भाग की बात करें तो इसके 4 पार्ट है। बेनिफिशियरी लेड स्कीम है, अफोर्डेबल, ठीक है, ये याद मत रखो, कोई बात नहीं है। ब्याज क्या है इसमें, होम लोन मिलेगा, 4% सब्सिडी मिलेगी, मतलब होम लोन मिल सकता है आपको, उस पर सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। 30 सेकंड रिवीजन की बात करें, रिवीजन में क्या है, ठीक है, बस ये चीज़ें तो कोई नहीं, दूसरी वाली है, इसको छोड़ो, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, फिर से बता देता हूँ, देखो क्या चीज़ है, हमने बात की है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में। तो इसमें ये वाला पार्ट है, ये पूरा एज इट इज रट लो, ये वाला आप पार्ट है, ये पूरा रट लो, बाकी ठीक है सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, ये बस ये 2 पार्ट है, आप पूरा रट लो। क्या रटना है इसमें, शहर गरीब और मिडिल क्लास के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्कीम है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्कीम है। 2015 में चलाई गई थी। 1 करोड़ का परिवारों का टारगेट है जिनके पास पक्का घर नहीं है, और शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है। बस ये चीज़ है ना, इतना रट्टा मार लो, बाकी चीज़ों को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, ये यहाँ पे गलत आ गया है, बैड योजन वाला है ना, ये गलत आ गया यहाँ पे। ठीक है सर, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ है, नीदरलैंड से संबंधित है। किससे संबंधित आर्टिकल नेक्स्ट वाला, नीदरलैंड से संबंधित। एक बार बात कर लेते हैं क्या भाई साहब, नीदरलैंड की न्यूज़ है। भारत और नीदरलैंड के बीच में चौथा साइबर संवाद हुआ था। ठीक है सर, छोड़ो, नीदरलैंड की लोकेशन काम की है, ये आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड राजधानी है एम्स्टर्डम, बेल्जियम है, अटलांटिक महासागर है, उत्तरी नॉर्थ महासागर है, जर्मनी है, राइन नदी, म्यूज नदी। ठीक है सर, एक बार नीदरलैंड की फिर से लोकेशन देखो, ये रहा आपका नीदरलैंड है, ये रहा नीदरलैंड, ये जर्मनी है, ऊपर ये नीदरलैंड है, ये नीचे बेल्जियम नाम का देश है, ये रहा बेल्जियम नाम का देश है, इसकी बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है, ये जर्मनी है। ठीक है सर, ये आपका नीदरलैंड है, ऊपर ये नॉर्थ सी है। तो ये लोकेशन इसकी बहुत काम की है, जरूर देखना इसके ना, किन किन चीज़ों से पूरा पी जाओ इसको। ये वेस्ट यूरेशियन आइलैंड है, मतलब इसको पी जाओ, छोड़ो मत इसको, ये एक एक चीज़ इसकी रट्टा मार लो। ये म्यून नदी, राइन नदी, जर्मनी, बेल्जियम, मतलब जितना रट सकते हो ना। ये राइन नदी कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है, म्यून से है। ठीक है, समंदर तल। ठीक है, बाकी चीज़ें याद रखो ना रखो। इसकी राजधानी है नीदरलैंड की हेग, इसकी राजधानी है यहाँ पे जो है ना हेग इंटरनेशनल, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, और ये यहीं पर है। तो ये कुछ एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, हेग यहीं पर है, ये फेमस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे जो कि नीदरलैंड में है। ये चीज़ आपको नीदरलैंड की याद रखनी चाहिए। नीदरलैंड कहाँ पर है, नीदरलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में यूरोप में, उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है, इसे हॉलैंड भी कहा जाता था पहले। तो ये नीदरलैंड के बारे में जानकारी है। जर्मनी और बेल्जियम से इसकी बाउंड्री लगती है, जर्मनी और बेल्जियम से इसकी क्या लगती है, बाउंड्री लगती है। उत्तर पश्चिम में उत्तर सागर है, अटलांटिक सागर से जोड़ता। बस ये कुछ बेसिक चीज़ें रट्टा मार लो इसको। नीदरलैंड की लोकेशन बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा काम की है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बिटुमिन के बारे में है। बिटुमिन के बारे में न्यूज़ में क्या है, पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण बिटुमिन के जो है ना आपूर्ति वो प्रभावित हुई है। पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यमन, इन सब देशों की बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से बिटुमिन है वो नहीं मिल पा रहा है। बिटुमिन मतलब क्या, सड़कों पे जो डामर वामर बिछाया जाता है ना, वो बिटुमिन से बनता है। तो बिटुमिन क्या है, अभी कम मिल रहा है। नुकसान क्या है इसका, बिटुमिन होता क्या है, बिटुमिन काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कहाँ से निकलता है, तेल होता है, तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे तेल को जब जमीन से निकाला जाता है तो उसके साथ साथ में क्या निकलता है, उसके साथ साथ में आपका बिटुमिन भी निकलता है। कच्चे तेल को जब जमीन में से निकाला जाता है तो उसके साथ साथ में आपका बिटुमिन भी निकलता है। तो गाढ़ा रंग जो पदार्थ होता है सो रोड पे, जब मैं दिखाऊंगा आपको, कभी रोड आपको अगर दिखेगी तो रोड पे जाके देखो, अभी रोड पे जाओ और देखो नीचे आपको जो डामर दिखे ना, डामर, तो वो बिटुमिन से बनता है। तो ठीक है, विशेषता क्या है, ये अच्छा बाइंडर यानी कि चिपकाने वाला होता है, वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, कम लागत में मजबूत सड़कें बनाने में काम आता है। कैसे प्राप्त होता है, जब कच्चे तेल की रिफाइनिंग की जाती है ना, तब उससे ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बिटुमिन आपको याद रखना है, सड़कें बनाने में इसका काम होता है, वाटर प्रूफ होता है। ये बेसिक चीज़ें बिटुमिन के बारे में याद रखनी है, ज़्यादा झंझट हमारी नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या हमारा, नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्या आर्टिकल हमारा, नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्या है सर, एरियाज वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के मुनसारी में नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया है। वसंत और शरद ऋतु में इसकी मात्रा अधिक पाई गई है। इन्होंने क्या किया है, अभी वैज्ञानिक ठाले बैठे रहते हैं, इनको काम धंधा नहीं होता, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा करंट फिर जो पढ़ते हैं बच्चे वो बोलते हैं कि भाई वैज्ञानिक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खोजते रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें खोजना भी चाहिए। तो अभी क्या किया है वैज्ञानिकों ने, उत्तराखंड की एक जगह है म्यूनसारी,
वहाँ से क्या किया है, कुछ रिसर्च की है, जिससे पता चला है कि ये जो आपके नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन होते हैं, नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन, ये यहाँ पे शरद ऋतु में, शरद ऋतु जो होते हैं ना ऑटोमन, वहाँ उस समय ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भाई नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर आसान भाषा में बताऊँ आपको, तो ये हवा में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हवा में बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले हानिकारक गैस हैं। नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हवा में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हानिकारक बहुत ज़्यादा होता है। हवा में पाए जाने वाले बहुत ही हानिकारक गैसें होती है, लेकिन पाई कम मात्रा में जाती है। उदाहरण के लिए ईथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, प्रोपीन है, आइसोप्रोपीन है, ये सारे क्या है, ये सारे नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन है। हवा में पाए जाते हैं, मात्रा कम होती है, बट ये हानिकारक ज़्यादा होते हैं। क्यों है ये? वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जमीन के पास जो ओजोन बनती है ना, ओजोन, उसका निर्माण करते हैं। सेकेंडरी ऑर्गेनिक जो एरोसोल होते हैं उसे बनाते हैं। कहाँ से आते हैं? ये पेड़ पौधे और भूमि जो होते हैं ना, उसमें से प्राप्त होते हैं, समंदर से प्राप्त होते हैं। आपको क्या याद रखना है? नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन के बारे में याद रखना है। नॉन मिथाइन हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? ये हवा में पाई जाती है, एक हानिकारक गैस होती है। ठीक है, हानिकारक गैसों का एक समूह होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन हानिकारक होता है। उदाहरण की बात करें, इथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कैसे मिलती है ज़मीन में? हवा में कैसे आ जाती है? ज़मीन की खुदाई से आ जाती है। ठीक है, और इससे ओजोन वगैरह की निर्माण भी हो जाता है, एरोसोल भी इससे बनते हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये इसके बारे में जानकारी याद रखनी है। ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्राउंड, एक तो ओजोन होती है ऊपर बनती है, एक ओजोन होती है ऊपर बनती है, और एक हमारी धरती के पास बनती है। तो धरती के पास जो ओजोन बनती है उसे ग्राउंड ओजोन कहा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है? ये हानिकारक बेड ओजोन भी कहा जाता है, जमीन के पास यानी कि क्षोभ मंडल में बनती है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, उससे बनती है, सनलाइट की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है, जिससे ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, सीधे निकलती है, इसलिए सेकेंडरी पोल्यूटेड द्वितीयक प्रदूषक भी इसे कहते हैं। ठीक है सर। नाइट्रोजन और वोलेटाइल ये कहाँ से आते हैं? वाहनों से आते हैं, उद्योगों से आते हैं, ताप थर्मल से आते हैं। ये कब ज़्यादा बनती है? गर्मियों में ज़्यादा बनती है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है। नुकसान, सांस की बीमारी, फसलों को नुकसान होता है, फोटो स्मोक भी बन जाता है। ठीक है, प्रीलिम के लिए क्या याद रखना है? ग्राउंड लेवल याद रखना, ट्रोपोस्फीयर, ये सारी चीज़ याद रखनी। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। प्रीलिम के लिए काम का है। ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल का मतलब होता है ऊपर की ओजोन नहीं है, जो ग्राउंड स्तर पे ओजोन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ओजोन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बनती कैसे है सर? ये बनने की बात करें तो एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है सर, एक होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, VOC है, एक NOS है। ये दोनों सूरज की किरणें ऊपर से आती है, सूरज की किरणें आपस में टकराती है, टकराने के कारण इसका निर्माण होता है। सूरज की किरणें जब इनसे टकराती है तो ग्राउंड लेवल की ओजोन बन जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करती है। ग्राउंड लेवल की ओजोन होती है वो सांस लेने की बीमारी है, इन सारी चीज़ों से नुकसानदायक मतलब नुकसान साबित होती है। नाइट्रोजन ये कहाँ से आते हैं? NOx और VOC, ये वाहनों के धुएं से आते हैं, उद्योगों से आते हैं, इन सब चीज़ों से ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, एक मंत्री मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया है? उसने ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये ग्रीन हाइड्रोजन को मापने के लिए, निगरानी करने के लिए और सर्टिफिकेशन देने में काम आएगा। किस मिशन के तहत है? ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये जो ऊपर वाली है वही नोडल मिनिस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री है, वही नोडल मिनिस्ट्री है। ग्रीन हाइड्रोजन कब कहलाएगा? यदि कोई उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्सर्जन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्सर्जन कम हो। उत्पादन में ग्रीन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन में या उससे कम हो तो उसे कहा जाता है। किन तरीकों से उत्पादित होता है? इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, बायोमास कन्वर्जन से उत्पादित किया जाता है। प्रमाणन पत्र कब अनिवार्य है? यदि उत्पादन केंद्र राज्य सरकार की कोई सब्सिडी लेता है। सालाना 10 टन उससे कम उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, 100 टन से ज़्यादा निर्यात करने वाले सरकारी सहायता नहीं मिलती है। क्या है सर आर्टिकल की बात करें तो हमारा आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना के बारे में बात करता है। किसके बारे में? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना के बारे में नवीन एवं नवीनीकरणीय मंत्रालय, नवीन मतलब नवीन ऊर्जा होती है, एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, ये नवीन ऊर्जा है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो उनके लिए एक मंत्रालय बना हुआ, मिनिस्टर बना हुआ है, एक लार्ड साहब बना हुआ है, वो इसका काम करता है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या भाई साहब? उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्या करेगा सर?
इस पोर्टल की बात करें तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को मापने के लिए, निगरानी करने के लिए और सर्टिफिकेट के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसको मापता है, उसकी निगरानी करता है और सर्टिफिकेट देने का काम करता है। कौन से मिशन के तहत ये किया जा रहा है? तो हमारे देश में एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है, उसके तहत होता है। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है? नोडल का मतलब होता है देख रेख करने वाली मंत्रालय कौन सा है? तो रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है, वो इसकी देख रेख करने वाली मिनिस्ट्री है। कब कोई चीज़ है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि सर हाइड्रोजन मतलब गैस कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है कोयले से, कोयले से बनाई जाती है तो कार्बन निकलेगा। ऐसे जब कोई आप ऊर्जा बना रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि H2O पानी वगैरह का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब उसमें क्या है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसी चीज जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो रहा है तो उसमें क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? मतलब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग होता है। जैसे क्या होता है, आप यहाँ से क्या करो, कोई चीज़ है पानी डालो, फिर उससे क्या हो, पानी को जनरेट, पानी जो होता है ना वाटर से उसे प्रोसेस करवाओ, उसी के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहाँ पे जो CO2 जनरेट होती है, CO2 नहीं होगी, उसकी जगह H2O बनेगा। मतलब क्या बनेगा? वहाँ पे हाइड्रोजन बनेगी, यानी कि वहाँ पे पानी बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी, ये CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा। इस प्रकार से क्या है, आप हाइड्रोजन का उपयोग कोई ऊर्जा वगैरह बना रहे हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वगैरह किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ताकि प्रदूषण को कम किया जाए, इस प्रकार से ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है आर्टिकल? नेक्स्ट है सी बॉक्स के बारे में। अभी सी बॉक्स क्या है? सी बॉक्स पोर्टल है, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूर किया जाए। सी बॉक्स 2.0 को पोर्टल को मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूर किया जाता है। सी बॉक्स है क्या? ये एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है जहां महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो उसमें शिकायत दर्ज करवाने के लिए इसका 2.0 2024 में लॉन्च किया गया है। संगठित और असंगठित क्षेत्र की महिला, सरकारी निजी दोनों महिला शामिल है। किस कानून को लागू करने के लिए बनाया गया है? ये सेक्सुअल हरासमेंट और विमेन एट वर्क प्लेस जो अधिनियम है उसके तहत ये बनाया गया है। मिशन शक्ति की बात करें तो महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक योजना है। इसमें 2 भाग, एक संबल जो महिला की सुरक्षा पर, एक होती है श्रमथ्या जो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है। मैं फिर से पूरा आर्टिकल बताऊं तो क्या है भाई साहब, एक बात कर रहे हम सी बॉक्स के बारे में। सी बॉक्स मतलब एक ऐसा बॉक्स बना होता है, उसमें आपकी कोई जो शिकायत होती है उस शिकायत को डाल दो। अगर सिंपल भाषा में कोई महिला है, वो कहीं पर काम कर रही है, काम कहीं पर भी, चाहे सरकारी जगह में काम कर रही हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी कि कंपनी है जो ऑर्गेनाइज है उसमें काम कर रही हो, चाहे इनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही, कहीं पर भी कोई महिला काम कर रही है, अब उसके साथ में कोई यौन शोषण होता है तो वो यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह होता है तो वो क्या करती है, यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में जाके आपकी कंप्लेंट डाल दो तो इस पे एक्शन हो जाएगा, उसे सी बॉक्स कहा जाता है। ठीक है सर, तो ये सी बॉक्स के बारे में बात हो रही है। ओके, ये एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन करते हो। ऐसे बॉक्स भी होता है, आप ऑनलाइन जाके इस बॉक्स, ये जो कंप्लेन है यहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, 2024 में से बनाया गया था। कोई भी महिला डाल सकती है, चाहे संगठित कहीं पर काम करने वाली महिला, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, कहीं पर काम करने वाली महिला है वो डाल सकती है। एक अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? सेक्सुअल हरासमेंट विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, यानी कि महिलाओं के साथ में जो हरासमेंट होती है उसे रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था 2013 में। महिलाओं के साथ जो हरासमेंट होता है उसे रोकने के लिए 2013 में कानून बनाया गया था। उस कानून को लागू करने के लिए ये सी बॉक्स पोर्टल है वो बनाया गया है। कौन सी मिशन है? एक मिशन है हमारा मिशन शक्ति। उस मिशन शक्ति के तहत जो महिलाओं की सशक्तिकरण करता है उस मिशन के तहत इसे बनाया गया है। इसके 2 भाग, एक संबल भाग है, एक है समर्थ्य। संबल है वो महिला सुरक्षा और संरक्षण की बात करता है और समर्थ्य है वो महिला सशक्तिकरण की बात करता है। तो ये पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सी बॉक्स पोर्टल बहुत अच्छे न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आज के करंट अफेयर के लिए। फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मौज काटो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।